बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल रहा है और जैसे जैसे वो निकल रहा है वैसे ही तालिबान वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। ये तालिबान मुख्तलिफ हैं उन तालिबान से जिनका इमेज अमेरिका ने नेगेटिव बनाया था। अब BBC की एक डॉक्यूमेंट्री थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया कि वो दिखा रहे हैं कि किस तरह वो तालिबान बच्चों को तालीम दे रहे हैं, लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं, हालात को बेहतर कर रहे हैं और अपनी इंतज़ामिया चला रहे हैं और इंसाफ का एक पैरेलल निज़ाम भी उन्होंने बना रखा है। तालिबान ने जो अफ़गानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा डैम है कंधार में, दाहला डैम, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। पहले उन्होंने वार्निंग दी लोगों को और उसके बाद उन्होंने एक पुल को उड़ाया और फिर इस डैम के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। ये अफ़गानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा डैम है जो इस सूबे के 7 बड़े अज़ला को पानी फ़राहम करता है, सैराब भी करता है और पीने का पानी भी फ़राहम करता है। 1952 में ये डैम अमेरिका ने 70 साल पहले जो है वो तामीर करके दिया था। 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस डैम में पानी की गुंजाइश को बढ़ाने के लिए 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ग्रांट मंजूर की थी। अब ये तालिबान के कंट्रोल में चला गया है और इसकी तस्दीक अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कर दी है। जैसे जैसे अमेरिकन यहाँ से निकल रहे हैं वैसे वैसे तालिबान अपनी गिरफ्त को मजबूत करते जा रहे हैं, अहम तरीन जगहों पर कब्जे कर रहे हैं। कहीं पर अफ़गान फ़ौजी कोई कामयाबी हासिल कर लेते हैं और कहीं पे तालिबान कोई कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो खाना जंगी बढ़ती जा रही है, लोग मुहाजिरीन बन रहे हैं और नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। रूस और अमेरिका के तैयारे फ़िज़ा में आमने सामने आए हैं। वहाँ फ़िज़ा में एक कशीदगी है गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से रूसी जो सरहदी इलाके हैं वहाँ रूसी सरहद के एरिया में या उनकी अपनी फ़िज़ाई हदूद में आए बग़ैर अमेरिकन और नेटो के जो तैयारे हैं वो हवा में गश्त कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जासूस तैयारे जो जासूसी कर रहे हैं रूसी फ़ौज की और उनकी फ़िज़ाइया की नकलो हरकत की। अमेरिका का एक जासूस तैयारा है RC-135। ये तैयारा रूसी सरहद के बहुत करीब आ गया था, तो रूस ने इसको चैलेंज करने के लिए अपना जंगी जेट, जो फाइटर जेट है उनका MiG-31, ये बड़ा तगड़ा उनका जहाज़ है, MiG-31 को उसके ताक़ुब में भेजा, जिस पर अमेरिका ने अपने जासूस तैयारा जो है उसको पीछे हटा लिया, क्योंकि रूसी वजारत दिफा के मुताबिक उन्होंने अमरीकी जासूस तैयारे को लॉक कर लिया था और उसको वार्न कर दिया था, जिसके बाद उसको वापस भागना पड़ा है। और ये जुमेरात के दिन हुआ है और रूस ने इसके ऊपर बाकायदा बहुत सारे अखबारात ने रूस के और उनकी न्यूज़ एजेंसीज़ ने इसको रिपोर्ट किया है। एक तरफ अमेरिका रूस को चैलेंज कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन को चैलेंज करने के लिए G7 ममालिक को तगड़ा किया है। G7 ममालिक का जो अब इजलास हुआ है ये बरतानिया में हो रहा है, लंदन में, और इस इजलास के अंदर वैसे G7 ममालिक का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये दुनिया के 7 बड़े तगड़े मुल्क हैं जिन्होंने G7 बनाया था और ये 1975 में इसका पहला इजलास हुआ था। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये सारी मईशतें जो बड़ी तगड़ी हैं ये चाहते हैं कि ये खुद तगड़े रहें, दुनिया भर के वसाइल ये इकट्ठे करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। इन्होंने ये एक सिस्टम बनाया था। मुल्कों को ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। ये बात अपने आप को ग्रेट 7 भी कहते हैं। बड़े तगड़े मुल्क हैं ये और इन्होंने मिलकर इसको बनाया था। 1975 से लेकर अब तक ये लगातार अपने इजलास कर रहे हैं। पहला इजलास 1975 में फ्रांस में हुआ था, पेरिस में, और सिर्फ एक इजलास इनका कैंसिल हुआ है सन 2020 में जो अमेरिका में होना था। और वो कैंसिल होने की वजह यह है कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा आ गया था, तो 46वां इजलास कैंसिल करना पड़ा। ये जो 47वां इजलास है ये हो रहा है बरतानिया में इस वक्त। तो इसके अंदर जो मुल्क शामिल हैं उनमें एक अमेरिका है, एक कनाडा है। ये दोनों मुल्क बिल्कुल साथ साथ हैं। और इसके अलावा 4 यूरोपियन मुल्क हैं जिनमें बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है और इटली है। और उसके अलावा एक मुल्क एशिया से जापान इसके अंदर शामिल है। तो ये 7 बड़ी तगड़ी मईशतें हैं जिन्होंने मिलकर इसको शुरू किया हुआ है। और 2018 तक का डाटा अगर आप देखें तो दुनिया की 58% दौलत इन 7 मुल्कों के कंट्रोल में थी। यानी G7 के कंट्रोल में दुनिया की 58% दौलत थी 2018 तक। अब ज़रा थोड़े से आदादोशुमार बदल रहे हैं। रशिया कुछ कमा रहा है, कुछ चाइना बहुत बड़ा जाइंट बनकर गुज़िश्ता 3 सालों में सामने आया है। तो ये उतने बड़े नहीं हैं, ये स्क्वीज़ हो रहे हैं, इनकी ताकत कुछ थोड़ी बहुत कम हुई है। और ये 58% दौलत पता कितनी है जो G7 ममालिक की है? ये है 317 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर्स। 317 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर्स। 1 ट्रिलियन होता है 1000 अरब अमरीकी डॉलर।
तो ये 317 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स हैं। बहुत बड़ी जो है ये एक अमाउंट है जो ये मुल्क कंट्रोल करते हैं, इतनी बड़ी वेल्थ है। और इसके अलावा जो दुनिया भर की जीडीपी है, यानी जितनी चीज़ें और सर्विसेज पूरी दुनिया में बनती हैं, उनके 46% जो है वो इनके कब्जे में है। वो बड़े तगड़े मुल्क हैं और इसीलिए अपने आप को ग्रेट 7 भी कहते हैं। ग्रुप ऑफ 7 जो है G7 या ग्रेट 7 वो इसको कहते हैं। इन्होंने इस दफ़ा कुछ और मुल्कों को भी दावत दी है। IMF भी, मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक, IMF इनके कंट्रोल में रहता है। अब इसराइल इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन यहूदी इन मुल्कों पे अपना कंट्रोल रखते हैं जो मुल्क G7 का हिस्सा है। तो यहूदियों का जो पैटर्न है वो ज़रा मुख्तलिफ है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ इस दफ़ा इन्होंने दावत दी है भारत को, जनूबी कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया को और जनूबी अफ्रीका को। ये वो मुल्क हैं जो चाइना के खिलाफ हैं। ये वो मुल्क हैं जिनको चाइना से प्रॉब्लम है। और चाइना से क्योंकि इनको प्रॉब्लम है, इसलिए इनको भी दावत दी गई है। भारत क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो G7 ममालिक उसको कभी खोना नहीं चाहेंगे, भारत को कंट्रोल में रखना चाहेंगे, ताकि 1.25 अरब से ज़्यादा की एक मार्केट है वो उस तक एक्सेस हासिल करें। और चीन को भारत से दूर करना इनकी पॉलिसी के अंदर शामिल है। कोरिया का मामला जो है, जनूबी कोरिया का, वो शुमाली कोरिया की वजह से है। शुमाली कोरिया आंखें दिखाता है सबको, वहाँ पे जमहूरियत नहीं है, उनके पास बेहतरीन हथियार हैं और वहाँ के लोग वैसे खुश नहीं हैं, मैंने पता किया, लेकिन फिर भी उनके पास ताकत बहुत ज़्यादा है और वो आंखें दिखाते हैं अमेरिका को भी। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी चीन के खिलाफ है। इन मुल्कों को इकट्ठा करने का मकसद ये था कि चीन के खिलाफ एक महाज खड़ा किया जाए। लेकिन जो भारत से गए जयशंकर और उनकी टीम के रुकन, उनको कोरोना वायरस निकला है। वो जैसे ही पहुंचे बरतानिया में, उनके टेस्ट हुए तो पता चला इनको तो कोरोना वायरस है, लिहाजा ये तो हो गए बाहर। और ये बड़े अरसे के बाद एक दुनिया में कॉन्फ्रेंस हो रही है जो बिलमुशाफा सारे लीडर आकर बैठ रहे हैं, G7। और जो लोग आए हैं उनको शीशे के, प्लास्टिक के उन्होंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, उन बॉक्सेस के अंदर अलग अलग बिठाया हुआ है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने SOPs फॉलो किए हैं। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने जिन चीज़ों पे बात की वो बहुत अहम है। पहली चीज़, ईरान और शुमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम से उन्होंने आगाज़ किया, लेकिन जो मकसद समझ आया, अमेरिका, जापान, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, भारत, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के इकट्ठे होने का, वो ये था कि चीन के असर रसूख के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। दुनिया की मईशत में जितनी तेज़ी से चीन आगे बढ़ रहा है और चीन का फौजी असर रसूख जितनी तेज़ी से बढ़ा है, इन वजूहात को सामने रखते हुए चीन को टैकल करने के लिए एक मुश्तरका महाज बनाने पर जोर दिया जा रहा है और इसके असरात आना शुरू हो गए हैं। यूरोपीय यूनियन ने चीन के साथ सरमायाकारी का एक बहुत बड़ा मुआहदा किया था दिसंबर 2020 में। 7 साल लग गए थे। 2013 में इन्होंने नेगोशिएशन शुरू की थी और 2020 के दिसंबर में आके इन्होंने मुकम्मल किया था। 7 साल में इन्होंने ये मुआहदा किया था। बहुत बड़ा एक तजारती मुआहदा था जिसमें बेशुमार जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं उन्होंने चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ मिलकर मुश्तरका जॉइंट वेंचर्स करने थे। बहुत सारी नई चीज़ें बननी थी, मार्केट के अंदर नई प्रोडक्ट्स आनी थी, मार्केट के अंदर नई इनोवेशंस होनी थी, नई ऐजादात होनी थी। बहुत सारी फील्ड में चीन ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर काम करना था। चीन ये चाह रहा था कि अमेरिका का असर वहाँ से कम करके यूरोपीय यूनियन पे चाइना का असर जो है वो बढ़ाया जाए। लेकिन जो बाइडन ने उस पर बड़ी नाराज़गी का इजहार किया था और बड़ा जोर लगाया था कि इसको ख़त्म किया जाए। और अब हुआ ये है कि यूरोपीय यूनियन के साथ चीन के कुछ मामला गर्म सर्द हुए हैं जो बाइडन के आने के बाद, और ये मुआहदा अब इस पे पेशरफ्त रोक दी गई है यूरोपीय यूनियन की जानिब से। इसमें ज़्यादा फ़ायदा यूरोपीय यूनियन का होना था और चाइना का भी बहुत बड़ा फ़ायदा था, लेकिन अब फ़िलहाल दोनों अब इस फ़ायदे से महरूम हो गए हैं और हुए सिर्फ इसलिए हैं कि अमेरिका और अमेरिका की और उसके इत्तेहादियों की जो सियासत है वो आड़े आ गई है। अमेरिका को ये क्यों करना पड़ा, इसके लिए एक रिपोर्ट है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये छपी है रॉयटर्स पे। रॉयटर्स आप जानते हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ज़बरदस्त एक ख़बर रसां इदारा है और उन्होंने लिखा कि ग्लोबल FDI हिट 15 ईयर लो इन 2020, चाइना ओवरटुक यूनाइटेड स्टेट्स, OECD। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि OECD जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एक इदारा है जो 60 साल से काम कर रहा है। इसके पास बेहतरीन अदाद-ओ-शुमार होते हैं तमाम मुल्कों के, सैकड़ों यानी 100 से ज़्यादा मुल्कों का इसके पास रिकॉर्ड होता है और 37 मुल्क इसके मुस्तकिल मेंबर हैं। अब ये जो इदारा है इसने ये बताया कि आलमी सरमायाकारों की अक्सरियत अमेरिका को छोड़कर चीन की जानिब राग़िब हो रही है या चीन के अंदर सरमायाकारी कर रही है, चाइनीज़ कंपनियों के अंदर घुस रही है।
गुज़िश्ता साल 2020 में ये एक बहुत बुरा साल था अमेरिका के लिए। 15 साल की कम तरीन सतह पर बैरूनी सरमायाकारी हुई है, यानी जो लोग दूसरे मुल्कों में जाके सरमायाकारी करते हैं उन्होंने 15 साल के बाद इतनी कम सरमायाकारी की है। 2005 में पहले बहुत कम हुई थी और अब 2020 में बहुत कम सरमायाकारी हुई है। लेकिन ये इसका असर पड़ा है अमेरिका को। ये सरमायाकारी 38% कम हुई है, लेकिन चाइना में ये कमी नहीं हुई और इसकी वजह से चाइना अमेरिका से आगे निकल गया है। इस रिपोर्ट पे अमेरिका को बहुत तशवीश थी और 2028 में वैसे भी चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि वो अमेरिका की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देंगे हर लिहाज से। और फौजी नुक्ता नज़र से देखें या दीगर चीज़ें देखें, चाइना बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका चाइना और रूस को करीब आता हुआ एक बहुत बड़े खतरे के तौर पे महसूस कर रहा है, लिहाजा उसने चीन का रास्ता रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन पे दबाव डाला और यूरोपीय यूनियन ने चीन पे कुछ पाबंदियां लगाई, बदले में चीन ने यूरोपीय यूनियन पे पाबंदियां लगाई और उसका नतीजा ये निकला कि ये जो मुआहदा 7 साल की मेहनत के बाद हुआ था इसके ऊपर पेशरफ्त रुक गई है। अब ये जो G7 ममालिक हैं ये मिलकर बैठे हैं कि चीन को टैकल कैसे करना है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर आप इनकी सारी कार्रवाई के ऊपर नज़र डालें तो तमाम ममालिक ये तो कह रहे हैं कि चीन को रोको, तमाम ममालिक ये भी कह रहे हैं कि हांगकांग और उइगुर मुसलमानों का मसला जो है ये बड़ा अहम है। तमाम ममालिक चीन के अंदर जमहूरियत ना होने के ऊपर गुस्से में हैं, लेकिन यही तमाम ममालिक चीन के साथ या उसके बारे में खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं, सवाए अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका और बरतानिया को ये लगता है कि चीन के साथ उनका मुस्तबिल ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूरोपीय यूनियन के बाकी ममालिक ये समझते हैं कि अमेरिका या चीन, इन दोनों में से कौन लीड करेगा इसका फैसला आइंदा 10 सालों में हो जाएगा। तो वो अमेरिका की कीमत के ऊपर चीन के साथ बिगाड़ना नहीं चाहते। ये है इस वक्त तक की सिचुएशन। G7 का इजलास हुआ है और उसमें चीन को दीवार के साथ लगाने की प्लानिंग की गई है और भारत को ख़ास तौर पे मदऊ किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से भारत के दोनों लोग इजलास में शिरकत नहीं कर पाए, वर्चुअल उन्होंने इसको अटेंड किया है। अब चीन इसका क्या रद्द-ए-अमल देता है, क्योंकि चीन ने यहाँ पे CPEC, वन बेल्ट एंड रोड का जो मनसूबा है उसको बहुत वसी कर दिया है और उसने भी दुनिया का एक बहुत बड़ा मुआहदा किया है गुज़िश्ता साल, जिसमें बहुत बड़े बड़े मुल्कों को और ख़ास तौर पे एशियाई मुल्कों को और मिडल ईस्ट को और बाकी जगहों से अफ्रीका को उसने शामिल किया बड़े पैमाने पे। कुछ लैटिन अमेरिकन मुल्क हैं उनके बारे में भी जो है वो चीन के साथ बड़ी अच्छी उनकी तजारत चल रही है। तो चीन पूरा मुकाबला कर रहा है। लेट्स सी कि आने वाले सालों में कौन आगे बढ़ता है, लेकिन मंजरनामा बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अगर कोई जंग ना हुई या ये सारे अफ्रीकैन लड़ाई में ना कूद गए तो फिर पलड़ा चीन का भारी होता हुआ नजर आ रहा है। लड़ाई के बाद क्या होता है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अब तक लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।